तो ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और इसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग को आया था कि dt अपॉन dt दैट इज माइनस 4 सिग्मा a e ts टू द पावर 4 और t माइनस ts, जिसमें ये बॉडी था जिसका टेम्परेचर T था, इसका टेम्परेचर T था और ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर Ts था और T ग्रेटर देन Ts था। ओके, तो ये और नीचे आया था ms। ये हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, यहाँ तक हम लोग पहुंच पाए थे और यहाँ तक ये एप्लीकेबल था और ये था एग्जैक्ट एनालिसिस। तो इसमें 30 से 40 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर T और Ts में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक अगर डिफरेंस है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, दो बॉडी है ये, ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये सॉलिड है और इसका रेडियस क्या है r1 और इसका रेडियस क्या है r2, ठीक है। हमने आपको बोला कि चलिए भाई r2 इज ग्रेटर देन r1, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दिया और दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है, डेंसिटी क्या है, सेम है, ओके, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो Ts है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर Ts है और यहाँ कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल, ओके। सो सपोज यहाँ पे अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया कि हीट ट्रांसफर रेट, देखिए क्वेश्चन समझिए, हीट ट्रांसफर रेट किस पे ज्यादा होगा, तो 1 में ज्यादा है उससे B, 2 में ज्यादा है 1 से C, 1 में जितना है उतना ही 2 में है D, NOT, नन ऑफ दिस, ठीक है। सबसे पहले ये सवाल, बॉडी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, मटेरियल सेम है, तो उसका एमिसिविटी भी सेम होगा और उसका रो भी सेम होगा, बट अंदर क्या है, R2 में, ओके। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। हमको पता है कि dq by dt क्या होता है, अगर आपको याद हो तो dq by dt होता है सिग्मा e a t to the power 4 minus ts to the power 4, ठीक है। और अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है तो यही सिग्मा कितना हो जाता है, दैट इज 4 सिग्मा। देखिए दोस्तों, ये उधर चला जाएगा तो dq by dt बन जाएगा और माइनस उधर चला जाएगा, ये पिछले लेक्चर में है, ध्यान से देखिएगा, 4 सिग्मा e a ts to the power क्यूब, ये ts to the power क्यूब है, ts to the power क्यूब into t minus ts, ओके। तो कहने का मतलब देखिए, अगर ये 4 तो कांस्टेंट है, दोनों में होगा, सिग्मा तो दोनों में जो कांस्टेंट है, स्टिफनेस कांस्टेंट, एमिसिविटी दोनों बॉडी से वैल्यू सेम है, एरिया सेम नहीं होगा, इसका एरिया होगा क्या, 4 पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, 4 पाई a2, 4 पाई r2 स्क्वायर, और आपको समझ आ गया कि अगर r2 बड़ा है उससे तो a2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, a1 से। और देखिए t दोनों का सेम है तो t माइनस t दोनों का सेम होगा और सराउंडिंग टेम्परेचर भी सेम होगा, ओके। तो अंतर आ गया एरिया, जिसका एरिया ज्यादा उसका हीट ट्रांसफर ज्यादा। तो दोस्तों किसका एरिया ज्यादा है, सेकंड वाले का, तो यानी कि हीट ट्रांसफर रेट किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाले का, ओके। सो हम लोग यहां आसानी से बोल सकते हैं कि दिस विल बी द आंसर, ओके। अब सेम इसमें पूछा गया, इसी में सवाल एक और पूछा गया कि कूलिंग रेट किसका, ज्यादा होगा, मतलब कैसे, कूलिंग रेट क्या होगा, पहले वाले का दूसरे वाले से ज्यादा होगा, दूसरे वाले का पहले वाले ज्यादा होगा, C दूसरे वाले के बराबर पहला वाला होगा, D NOT, सेम ऑप्शन है, ओके। तो इसमें देखते हैं क्या करेंगे भाई साहब। तो अगर आप ध्यान से देखो तो dt अपॉन dt1 क्या होगा, आपको याद है तो -4 सिग्मा a e ts क्यूब अपॉन m, मास को अपना रो के टर्म्स में लिखिए क्योंकि रो का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो मास को क्या लिख सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 स्क्वायर है ना, 4/3 पाई r1 क्यूब,
r1 क्यूब। ओके, अच्छा दोस्तों हम यहाँ पे ना क्या करते हैं कि एरिया को भी लिख देते हैं ऐसे 4 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि पहले वाले की बात कर रहे हैं। ओके, 4 पाई का e t s क्यूब t माइनस ts। ओके दोस्तों, और यहाँ पे m ये पोर्शन हो गया और s। ओके, तो अब देखिए, अब दोनों में जो है माइनस माइनस कॉमन है, 4 कॉमन है, सिग्मा कॉमन है, 4 पाई कॉमन है। ओके, r1 स्क्वायर से काट दीजिए तो 1 बचेगा, ठीक है। बाकी s दोनों मटेरियल सेम है, रो दोनों का सेम है, e सबका सेम है, ts सेम है, t माइनस ts भी सेम है, यानी कि सब सेम है, खाली अंतर किसमें r1 में, और r1 नीचे है दोस्तों। देखिए, तो जिसका r1 ज्यादा उसका कूलिंग रेट क्या होगा, कम। इनवर्स रिलेशन आ गया ना, इनवर्स रिलेशन आ गया ना, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका कूलिंग रेट क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। जिसका रेडियस ज्यादा उसका कूलिंग रेट कम, तो रेडियस किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कूलिंग रेट क्या होगा, कम होगा, तो ज्यादा किसका होगा, 1 का। आंसर वुड बी दिस। आई बात समझ गए। अब आप देख सकते हैं अगर सारा का सारा कांस्टेंट है तो dt अपॉन dt1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r1 हो गया ना। r1 जिसका ज्यादा उसका ये कम। ये तो केस हो गया मतलब पहले केस में। दूसरे केस में क्या होगा, dt अपॉन dt is directly proportional to 1 upon r2। अब कौन ज्यादा, r1 का r2? r1 कम है इसका ज्यादा होगा, r2 ज्यादा है इसका कम होगा। आंसर विल बी दिस वन। ओके, सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का खास कुछ होता नहीं है, पहले वाला तो वो भी आप अप्लाई करके आप देख सकते हैं आप। ओके, सिर्फ इसकी चर्चा होनी थी, एरिया और वॉल्यूम की, ठीक है, उसको बस मैनिपुलेट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक सवाल आ गया आपको कि एक है सॉलिड, ठीक है, जो टेम्परेचर ठीक है, और एक है हॉलो। ओके, बट दोनों बहुत पतला है, शेल है उसका, ये जो है बहुत पतला है, बहुत पतला, ठीक है। आप एक मिनट ले सकते हो, ये r है, इसका भी रेडियस क्या है, r है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, और इन दोनों इसका भी टेम्परेचर T है और इन नॉर्मल का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है। सेम क्वेश्चन, इस दोनों का रो भी सेम है, मास सेम नहीं है दोस्तों, रो सेम है, रो। ओके, और मटेरियल दोनों का सेम है, तो मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो क्या था, स्पेसिफिक हीट और एमिसिविटी, वो भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मटेरियल सेम है। ओके, तो अब यहां पे सेम सवाल, हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है। हीट ट्रांसफर रेट किसका ज्यादा होगा, A 1 का 2 से ज्यादा है, B 2 का 1 से ज्यादा है, C 1 का बराबर 2 से है, D दोनों से। दोस्तों अब देखिए उसमें ये फॉर्मूला मतलब पिछले वाला हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और जो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो पिछला वाला सवाल हम इस तरीके से बता दिए हैं, अब ये वाला सवाल आप इस तरीके से देख लीजिए, ओरिजिनल तरीके से। ओरिजिनल तरीके में क्या था कि dq/dt जो था वो था सिग्मा a e t टू द पावर 4 माइनस ts टू द पावर 4। ओके, ठीक है। फिर इसमें वही कहानी है। अब देखिए इसमें ये dq/dt में देखिए सिग्मा दोनों का सेम होगा, e दोनों का सेम होगा, ये सब तो सेम ही है। एरिया पे ध्यान दें, यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर और यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि दोनों का सरफेस एरिया क्या सेम है, तो हीट ट्रांसफर रेट दोनों में क्या होगा, सेम होगा। इज दिस ओके? सो इट्स आंसर इज सी। अब सवाल आता है फिर दूसरा सवाल, कूलिंग रेट। कूलिंग रेट A 1 greater than 2, B 2 greater than 1, C 1 is equal to 2, D NO2। ओके,
पूछ दिया गया, तो इसमें क्या करेंगे dt अपॉन dt, ठीक है। इस तरीके से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में ना आता है मैथमेटिक्स ज्यादा, तो टेम्परेचर तो वैसे भी दोनों का सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। सिग्मा ए ई सॉरी e t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 4 अपॉन यहां से आएगा माइनस और m इनटू s। ओके, अब देखिए यहां मास से कम बनेगा क्या दोस्तों? हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का मास कितने दूर में है और यहाँ पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों का मास पता है किसका हल। आप यहाँ देखिए, तो इसको आप और बांट लीजिए, dt अपॉन dt बराबर माइनस सिग्मा। ओके, सो एरिया दोनों का सेम ही होगा ना दोस्तों, एरिया दोनों का सेम होगा, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। मास से अंतर आएगा, तो पता है दोस्तों मास किसका ज्यादा है किसका कम है? मास ऑब्वियस सी बात है हॉलो है, किसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, यानी कि कह सकते हैं कि m2 इज लेस देन m1। m1 बड़ा है ना, तो जिसका मास बड़ा उसका कूलिंग रेट क्या होगा? कम। नीचे है ना, तो जिसका मास ज्यादा उसका कूलिंग रेट कम, तो दोनों में किसका ज्यादा है? 1 का ज्यादा है, तो 1 का कूलिंग रेट कम होगा, 2 का क्या होगा? ज्यादा होगा। इट्स आंसर इज। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, इसको अच्छे से बनाया। तो दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें इसका यूज होगा और कैसे यूज करते हैं इसको देखिए। आपने दोस्तों ये चीज देखा होगा, इसको जब इंटीग्रेट किया होगा पिछले लेक्चर में, तो यहाँ से एक बॉडी था जो इनिशियल टेम्परेचर T1 से T तक गया था और उस T के लिए हम ये रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है कि चलिए एक बॉडी है जिस यहाँ सराउंडिंग दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए कि ये बॉडी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, 40 सेंटीग्रेड पर आता है 10 मिनट में। ओके, तो सवाल ये है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने देर में आएगा? ये टाइम बताओ भाई साहब। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। तो कोई खास बात है तो वो अब सबसे पहले आप देखिए टीएस में और टी में कितना का डिफरेंस है? 50 माइनस 30 का। क्या ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने तो 50 डिग्री से यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, तो लिखें ln, ठीक है। ln कितने पे गया? 50 से 40 पे, तो अब किसके निकालना है? 40 के लिए, तो 40। यहाँ पे t क्या होगा? 40, और t1 क्या होगा? इनिशियल कितने पे था पहले? 50 पे। ये दोनों बॉडी का कट दिया होगा, तो t1 पहले कितना? 50 से कहां गया? 40 पे। 40 माइनस ts कितना है? 20। ts जो है वो कितना है? 20 अपॉन t इनिशियल कितना था? 50, तो 50 माइनस 20 दैट इज माइनस kt, और t की जगह लिखेंगे 10 मिनट, तो वो तो 10 मिनट। सेकंड में चेक भी कर सकते हैं, ये रेशियो लेके कट जाएगा वो, ठीक है ना, तो ताकि आंसर फिर मिनट नहीं आ जाएगा। फिर यहां देखिए दूसरे वाले कंडीशन के लिए ln, दूसरे वाले कंडीशन क्या दिया हुआ है? k डैश कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं है। ln अब बताइए क्या बोलना है? 30 तक, तो t की जगह क्या लेंगे? 30, और ये तो 20 का 20 ही है, और ये यहां पे पहले कितना था? 40 पे, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस k डैश t, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, रेशियो ले लीजिए दोस्तों। अगर रेशियो ले तो माइनस कर जाएगा, k डैश से k डैश कट जाएगा, और ये आ गया आपको कितना? कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। ln यहां हो गया कितना? 20, ये हो गया आपको दोस्तों 20 बटा 30, यानी कि 2/3 अपॉन ये 30 में 10 बटा 20, यानी कि 1/2, और ये हो गया दोस्तों 10/t। तो आप देखें यहाँ पे ये क्या हो गया? ln उधर जाएगा तो 4/3, ये हो गया, और ये 10/t, तो t बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10 अपॉन ln 4/3। अब इसको आप निकाल सकते हैं, इस लॉग है तो कैलकुलेटर का आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये दिया रहेगा, तो एग्जाम में अगर आता है तो उसका ln का वैल्यू दिया रहेगा, परेशान ना हो। तो हो जाएगा 4/3 ln 4/3
So it comes to 0.28. So 0.28 weight. एक मिनट सॉरी 0.28 और 10 से डिवाइड नहीं करना है, तो ये आ गया 34.76 मीटर। ये आ गया। ओके, तो इसमें हम आसानी से यूज कर लिए। अब देखिए, अब कहने का मतलब है दोस्तों एक और टाइप का सवाल पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, आप पॉज करके लिख सकते हैं। एक और सवाल है। अब सवाल क्या दिया है? अब तो ये नहीं दिया आपके साथ, दिया क्या है? तो दिया तो दोस्तों ये है कि अब ये गया 50 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये जो है ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या सर हम ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो लॉग का टेंशन आ जाता है ना, और लॉग का वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो तो दो चीजें देखनी है। एक तो डिफरेंस कितना है 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, कितने का? 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, तो एक और मेथड है हम लोगों के पास, दैट इज अप्रोक्सीमेट मेथड। वो देखेंगे हम थोड़ी देर में। पहले हम यहां देखें, अगर इसको हम लॉग मेथड से, सवाल ये है कि क्या हम इसको ओरिजिनल मेथड से कर सकते हैं? आंसर है हां। क्या हम इसको न्यूटन लॉ मेथड से कर सकते हैं, न्यूटन लॉ से कर सकते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस से? आंसर है हां। तो देखिए दोस्तों, पहले वाले में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि होता बड़ा इंटीग्रेशन है। दूसरे वाले में ln का झमेला है, क्योंकि ln आया था, ln का पता नहीं वैल्यू दिया हो नहीं दिया हो। ठीक है, तो पहले वाला सवाल अगर 40-50 डिग्री का हो तो ln का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन अगर ये रहेगा तो ln का वैल्यू नहीं दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए करना ऐसे है, इसके लिए यूज करेंगे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। बट ध्यान रहे 0 से 5 डिग्री है तभी यूज कर सकते हैं, वरना नहीं यूज करेंगे। वो क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो उसमें क्या करते हैं, उसमें इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। उसमें क्या है? ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, उसमें क्या है? तो कहने का मतलब है कि हमको आया था कि dt अपॉन dt, ठीक है, और वो सारा कुछ करके आया था -4 सिग्मा e a ts क्यूब t माइनस ts अपॉन m इनटू s हमको दिया है। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या करेंगे? इस dt को डायरेक्ट हम एवरेज में कर देंगे, मतलब इसको करेंगे t f माइनस t इनिशियल अपॉन t, कितने देर में हो रहा है। और यहां क्या करेंगे दोस्तों? 4 सिग्मा e, अच्छा ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट लिख लीजिए इसको, तो ये एक बॉडी के लिए इसका कुछ कांस्टेंट है k डैश माइनस k डैश। इस t पे ध्यान दो दोस्तों, यहां पे क्या रखेंगे? तो प्रोसेस तो ये कहता है दोस्तों कि जो t होगा ना, t माइनस ts, वो इन दोनों का मीन वैल्यू होगा, मतलब tm, एंड दैट इज व्हाट? ti प्लस tf बाई 2, ये है मीन वैल्यू। तो यहां पे क्या रखोगे दोस्तों? tm माइनस ts। ओके, ये आपका बन जाएगा tf माइनस ti अपॉन t बराबर माइनस k डैश इंटू ti प्लस tf अपॉन 2 माइनस ts। ओके, तो ये कंडीशन है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब इसको यूज करना है वहां पे, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे dt, व्हाट इज द चेंज इन टेंपरेचर ऑफ द बॉडी? तो वो हुआ है 50 से 48 तक, तो आप 50 माइनस 48 करो। अच्छा वो माइनस लगा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 48 में 50 करो, तो खास बात थोड़ी नहीं। वैसे भी अगर tf माइनस ti करेंगे तो tf फाइनल ऑर्डर कम होगा, तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ओके, तो काम की बात करते हैं। तो 50 माइनस 48
बटा कितने मिनट में 10 मिनट में, ठीक है। और ये इज इक्वल टू माइनस के डैश इंटू 10, माइनस के डैश इंटू टी मीन। इसका मीन कितना होगा दोस्तों 49, अब करके देख लो 49 है, दोनों बीच का 49 है, 49 माइनस टीएस इज हाउ मच 20, ओके। अच्छा ये तो क्या पहला वाला केस, दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा 48 माइनस 46 अपॉन टी, नहीं पता तो माइनस के डैश, ये के डैश तो कांस्टेंट है उसी बॉडी का है, और ये हो गया कहां से कहां तक 48 से 46 तक, ठीक है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, केस के इसे कट गए, और कटने के बाद क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपको, ये भी 2 है, ये भी 2 तो कट जाएगा, तो आ गया t अपॉन 10, ये दो है तो कट जाएगा t अपॉन 10, और ये हो गया दोस्तों 49 माइनस 20 दैट इज 29, ओके, डिवाइडेड बाय 48 माइनस 46, नहीं सॉरी, ये यहाँ करेंगे टी मीन, इन दोनों का मीन क्या है 47 माइनस 12, सो ये कितना है 29 अपॉन 27। अब आप इसको कर सकते हो, आसान हो गया, 29 बाई 27 इंटू 10, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो 29 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10, ये आ गया 10.74, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि दो हम लोग तीन चीज पढ़े, एक ओरिजिनल वाला t टू द पावर 4 माइनस ts टू द पावर 4 वाला जो फॉर्मूला था, जिसको न्यूटन साहब ने इजी किया, उसको बोले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में डेल्टा t अगर कम है तो हम इसको इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा t अगर कम है तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी दो तरीका है, एक है एग्जैक्ट एनालिसिस, एक है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। एग्जैक्ट एनालिसिस में उसमें करेंगे इसमें डेल्टा t लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, तो हम आसानी से डेल्टा t ये एग्जैक्ट एनालिसिस वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डेल्टा t और कम है, यानी कि 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम है, तो हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन आपको कि हम किससे करें, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ 3-4-5 डिग्री सेंटीग्रेड देख लीजिए, और क्वेश्चन में देखिए अगर लॉग वैल्यू नहीं दिया होगा तो समझ लीजिए कि आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी करना है। इज दिस ओके? तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, मैं बता रहा हूं एक बार फिर से कि डेल्टा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल में केल्विन में रखिए चाहे सेल्सियस में रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पहले वाले क्वेश्चन में सोचिए t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 4 है, उसमें नहीं कर सकते, उसमें केल्विन में ही रखना है, उसमें सेल्सियस में नहीं रख सकते, क्योंकि सोचिए 100 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, आंसर इज 100 टू द पावर 4। बट ऐसा समझिए 373 टू द पावर 4 माइनस 273 टू द पावर 4, क्या आंसर 100 टू द पावर 4 आएगा? आंसर है नहीं आएगा। इसलिए डेल्टा टी रहे तो आप आराम से सेल्सियस में केल्विन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी का और भी कोई पावर हो तो आपको केल्विन में ही लेके चलना है। इज दिस ओके? तो ये सारा एनालिसिस है आपके सामने, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसमें कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, आपको मिलेगा। हो एक और क्वेश्चन करें तो सेम डेट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपको मन में। सपोज कर अच्छा मान लीजिए कि ऐसा हो कि ऐसा कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, तो उसको और इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि टीएस जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें ये बोलता है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है 10 मिनट में, ओके दोस्तों। और तो बताए 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितने देर में होगा, वही सवाल है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस 50 डिग्री का है तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का एग्जैक्ट एनालिसिस वाला यूज कर लेंगे, ओके। तो कर लेंगे ln, ठीक है। कहां से कहां तक जाता है, 100 से 50 जाता है, पहले लिखेंगे 50 और नॉर्मल टेंपरेचर है इसको 20 कर लीजिए,
इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है 20, इसको 20 कर लीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कहां से आया है 100 से 20, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस k डैश इनटू 10, 10 मिनट में हुआ है। दूसरे केस के लिए पहले तो ये केस के लिए कर लिए, अब दूसरे केस के लिए करेंगे। तो दूसरे केस के लिए करेंगे तो क्या होगा ln कितने पर 30 माइनस 20 अपॉन कहां से आया 80 से, 80 माइनस 20 बराबर माइनस k डैश इनटू 3, कुछ नहीं करना, इसको ये करना सिर्फ। तो आंसर आ गया आपके पास ln 50 30 30 अपॉन 80 10 माइनस 60, ओके दोस्तों, ये हो गया आपको 10 अपॉन 3, बस सॉल्व कर दीजिए। ln ये 18 अपॉन 8 10/6, ठीक है, तो दोनों मान हमारा दो चौके 8। अब इसको आप कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है इसमें, t हो जाएगा दोस्तों 10 अपॉन ln 9/2, इसका जो वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में आप इसको लिखिए और ये मेरे ओके। तो इस टाइप के सवाल दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, करते हैं। जैसे ब्लैक बॉडी दोनों पढ़ चुके हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक बॉडी ये, ठीक है, इसको कंटिन्यू मतलब एक पर्टिकुलर टेंपरेचर T पे है और ये Ts पे है और T ग्रेटर देन Ts, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मेंटेन करने के लिए इतने टेंपरेचर पे, जैसा मैंने T ग्रेटर देन Ts है कि तो ठंडा होगा ना समय के साथ में, लेकिन हमको नहीं करना, हमको ये टेंपरेचर मेंटेन रखना है, हमको कुछ ना कुछ टेंपरेचर तो देना, कुछ ना कुछ हीट देना पड़ेगा ना। तो हमने हीट दिया इसे 300 वाट 300 वाट, हम ये हीट दे रहे हैं इसे, ठीक है, इज इट ओके? ओके, सेम डायमेंशन, सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, मतलब ये है आपको r, ये भी है r, ये भी है सॉलिड, सेम है, सेम ये मास, ठीक है, सेम बॉडी, कहीं से कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका आधा दूर जो है वो ब्लैक बॉडी है, आधा दूर जो है दोस्तों क्या है वो ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी है दोस्तों, ब्लैक बॉडी है, ओके। इसको भी ये भी सेम टेंपरेचर T पे है, ठीक है, और ये भी T मतलब T से तो ग्रेटर ही होगा, इसको भी इस टेंपरेचर मेंटेन करना है हमको, तो हमको इसको मेंटेन करने के लिए देना पड़ता है 600 ओके। ये सवाल, अब कहने का मतलब है, सवाल यहां पे ये पूछा गया कि इसका E बताएं कितना है। हाँ दोस्तों, सवाल है इसका E बताएं कितना है, मतलब इस, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना, और इसका E निकालने तो इसका E निकल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, बाकी सब तो सेम है, तो मुझे इसका E निकालना है। इस बॉडी का E क्या होगा, इसका तो कौन होगा, ये ब्लैक बॉडी है ना, इसका क्या होगा, E क्या होगा, निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सवाल कोई ज्यादा टफ नहीं है, अच्छे से सोचेंगे तो बन जाएगा। देखिए, मान लीजिए इसको 300 वाट इसको देना पड़ रहा है, ठीक है, तो आधे को कितना देना पड़ेगा, 150 को कितना देना पड़ेगा, 150 वाट, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो हमको अब देखिए आप, और यहाँ पे कितना देना है 150, ओके। तो करना क्या है, देखिए दोस्तों, देखिए
ये है आपका 150, यहां पे इसको मेंटेन कितना करना पड़ रहा है 600। ओके, तो 600 जो दिए, ठीक है, और इसके आगे वाला कितना देना पड़ रहा है 150। अब देखिए ये 600 पार्ट जो देगा दो पार्ट हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर, तो इसका तुमको पता है कितना देगा वो 150, कितना देना है 150। 600 में ये 150 वाट तो ये ले लेगा, ये कितना लेगा दोस्तों किरचॉफ्स लॉ, जितना लेगा उतना बाई ई, यानी कि ये जितना ले रहा है 150 तो हो जाएगा 150 बाई ई। ओके, तो कितना हो गया दोस्तों, ये माइनस कर लीजिए इससे, आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई सॉरी दैट इज इक्वल टू 150 अपॉन ई, तो ई हो गया दोस्तों 150 बटा 450, ये 3 बार, दैट इज 1/3 आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, काफी आसान भी है, और आप नहीं भी अगर आपको इतना क्वेश्चन नहीं करना है तो बच्चा दिमाग लगा के यहां से भी कर सकता है। हमको पता है कि E बराबर E बाई E होता है, ठीक है, सेम टेंपरेचर के लिए, ये तो सेम टेंपरेचर के लिए आधा बॉडी को मेंटेन करने के लिए आधा बॉडी कितना हीट ले रहा है, तो वो हमको एक्सपेरिमेंट में यहां से मिल जाएगा 300 है तो आधा लेगा 150, ये तो 150 लेगा ही दोस्तों, इसका आधे का हो गया 150 और इसको 600 देना, 600 से 150 ले लीजिए, कितना लेगा बाकी 450, तो ईवी कितना हो गया 450, सीधा आंसर 150 बटा 450 1/3 आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसके दिमाग काम करें तो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए दोस्तों, अब एक और चीज है जिसको एक छोटा सा चीज है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ये क्या है दोस्तों, ये नया टर्म है और जिसको डिनोट करते हैं ई लैम्डा से, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है जिसको हम डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है, ये दोस्तों रेशियो है, अगर कोई बॉडी एमिट कर रहा है एनर्जी तो वो एमिट करेगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक वेवलेंथ में। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेडिएट कर रहा है तो हम आपको पूछे कि कौन कौन सा वेवलेंथ उसमें निकलेगा, तो दोस्तों उसमें बहुत सारे वेवलेंथ निकलेंगे, मतलब हर वेवलेंथ उसमें मौजूद होगा, लेकिन दिखता कोई एक कलर का है क्योंकि उसमें एक का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम शो करता है, उसमें मैक्सिमम एनर्जी होता है। ओके, तो कहने का मतलब है इसको कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो एनर्जी contained in lambda 2 lambda plus d lambda to its change in wavelength। देखिए दोस्तों समझेंगे इसको, दैट इज ई लैम्डा, इसको डिनोट करते हैं ई लैम्डा से, दैट इज डी। इसको थोड़ा समझते हैं दोस्तों, कहने का मतलब ऐसा देखें, ये है लैम्डा और ये है ई लैम्डा। ओके, तो ये है आपका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, बेसिकली इसको बोलते हैं एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेव, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम देखें किसी बॉडी में अगर एनर्जी
है उसमें कई सारे वेवलेंथ होते हैं, उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है। ये ऐसा होता है, यानी उसमें सारे वेवलेंथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये है लैम्डा, तो ये कितना है दोस्तों, डी लैम्डा। तो इसमें कितनी एनर्जी होगी, तो इसका एक समझो, अगर बी की बात करें, अगर डी की बात करें तो क्या है, ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेशन, दैट इज एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर इन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज ई लैम्डा से डी लैम्डा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर इसका एरिया देख लिया जाए, एरिया क्या देगा, एमिसिव पावर, आप रेशियो ऑफ इसमें करेक्ट कर लीजिए इसको, एमिसिव पावर ज्यादा बेटर हो रहेगा, एमिसिव पावर करेक्ट कर लीजिए, एमिसिव पावर कंटेंट यहां। तो देखिए इस छोटे में कितना एमिसिव पावर है, तो डी कितना है, टी, यहां देखें डी ई लैम्डा इनटू डी लैम्डा, मान लीजिए यहां पे ये ई लैम्डा है। ओके, तो इसका एरिया टोटल कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो एरिया होता है इंटीग्रेशन, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ही होगा ना, और वो एरिया क्या देगा, एमिसिव पावर, छोटा सा एमिसिव पावर, छोटा सा। तो इसमें जितना एमिसिव पावर है, और ये जो वेवलेंथ कितना है, ये वाला ये कितना है, डी लैम्डा, इसी के रेशियो को कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ओके, ये ठीक है। और बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो ये कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर टोटल एमिसिव पावर निकाला जाए उसका, तो वो कहां से कहां तक निकलेगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक पूरा वेवलेंथ होता है उसमें, हर वेवलेंथ का कुछ ना कुछ उसमें कंपोनेंट होता है एमिसिव पावर, उन सबको जोड़ देंगे तो टोटल एमिसिव पावर निकलेगा। लेकिन उसमें क्या दोस्तों देखिए ये खास बात है, इसको बोलते हैं लैम्डा एम। ये होता है लैम्डा एम। तो सर लैम्डा एम क्या है, तो दोस्तों ये लैम्डा एम जो है, it is a wavelength which corresponds to maximum spectral emissive power। ओके, वो वेवलेंथ जिसपे ये है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मैक्सिमम होगा, और दोस्तों यही आपको दिखता है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलर होगा वो दिखेगा। इज दिस ओके? सो इट इज अ wavelength which corresponds to maximum spectral emissive power at a particular temperature, तो दोस्तों आपसे तो पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कौन सा वेवलेंथ निकालेगा, तो एक निकालेगा, एक से ज्यादा निकाल सकता है, एक से ज्यादा बहुत 0 से इंफिनिटी तक निकाल सकता है। तो उसमें कोई एक ऐसा वेवलेंथ होगा जिसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मैक्सिमम होगा, तो आंसर है हां, और उसी को हम देख पाते हैं, वही है वो लैम्डा है। ओके, तो दोस्तों इसको वीडियो को पॉज करें और इसे लिखें। So friends, okay, now see, now write down देखिए दोस्तों एक चीज और देख लीजिए, जैसे कोई भी बॉडी है, ओके, तो उसका जो ये स्पेक्ट्रल एमिसिव ये जो कर्व है, यानी कि ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में अलग अलग टेंपरेचर के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखिए मैं बताऊं,
ये अलग टेम्परेचर के लिए, ये अलग टेम्परेचर के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अलग है T1, T2, T3, ठीक है। ये मान लीजिए लेमडा m1 हो गया, ये लेमडा m2 हो गया, लेमडा m3 हो गया, ठीक है। और T1, T2, T3, ठीक है। अब आपको दोस्तों एक बात पता है, लेमडा m1 इज लेस लेमडा m2 और फिर लेमडा m3, ऐसा है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद ये ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन होगा, तो दोस्तों ये आंसर होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो पहले उसको लिखें, छोटा सा है, कुछ नहीं है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके। तो इट इज नथिंग बट ये इट स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड wavelength corresponds to maximum spectral emissive power is constant। दोस्तों मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज लेमडा m, ये लेमडा m जो कि correspond करता है मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को, और T टेम्परेचर इज इक्वल टू B, दैट इज कांस्टेंट। सो इट इज अ कांस्टेंट, ओके। इसको वीन्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। कांस्टेंट है दोस्तों, कोई खास बात नहीं है, ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ एक और चीज आप देख सकते हो कि लेमडा m जो है तो कांस्टेंट है, तो ये 1/t के ऐसा है, ठीक है। तभी तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट आता है। एनीवे अब देखिए t बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, बिल्कुल घटेगा। सोचिए कोयले को गर्म किए, लोहा को गर्म किए, तो पहले क्या दिखेगा लाल, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाओगे उसका वेवलेंथ घटता चलेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ घटेगा, तो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो। मतलब बेसिकली तो आपको एक साफ कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें सारे कलर्स होते हैं, इसलिए मॉल्टेन स्टेट में वो क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है, ठीक है ना। बट बेसिकली जब आप और उसको हीट करोगे तो ब्लू की तरफ शिफ्ट होगा, उसका लेमडा m। इज दिस ओके? ये कहानी है दोस्तों। अब कहने का मतलब बताइए कौन सा है, तो यानी कि देखो लेमडा जिसका छोटा है उसका t सबसे बड़ा है, तो लेमडा m जिसका छोटा है, यानी किसका छोटा है सबसे, तो t1 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद t2, ओके। सो दोस्तों इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। Is this okay? चलो इसको एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इसको आप लिख लें, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। चलिए एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये तो एक बॉडी का है, ठीक है, एक पार्टिकुलर बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर पर है, एक पार्टिकुलर बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर पर है। मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, ई लेमडा और लेमडा, एक तो दोस्तों आ गई ये आपका, ठीक है, ये एक बॉडी का है, इज दिस ओके? ओके। और दूसरा आपको आ गया ये दूसरे बॉडी का, ये पहले बॉडी का, ये दूसरे बॉडी का। दोस्तों इसको ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर और लेमडा है, और ये है इसका लेमडा m2 और ये है दोस्तों लेमडा m1, ओके। सो अब बताएं, अब ये है हमारा
ठीक है, ये है T1 और ये है T2। दिस इज ओके, ठीक है भाई साहब, ये T1 और ये T2 का है। अब बताएं दोस्तों कि कौन सा बड़ा है, T1 बड़ा है कि T2? तो देखो लैम्डा किसका छोटा होगा उसका बड़ा होगा, तो लैम्डा 1 किसका छोटा है T1 का, तो T1 क्या होगा बड़ा होगा। तो आंसर इज T1 इज ग्रेटर देन T2। सो कोई इसमें खास बात नहीं है। यहां देखें लैम्डा 1 इसमें छोटा था तो T1 बड़ा था, फिर लैम्डा 2 उससे बड़ा था तो वो ऐसा हो गया। ओके, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n3 आपका रिलेशन ये है, जस्ट उसका अपोजिट रिलेशन वो, ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें भी देख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है दोस्तों। इज दिस ओके? तो आपको कभी भी आए तो उसको बना सकते हैं। अब जैसे दोस्तों कहा ये है यार कि मान लीजिए कहानी की बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है, ठीक है। कहा ये गया कि इसका जो लैम्डा m है, ठीक है ना, वो 2 गुना हो गया। पहले तो T पे था, अब ये क्या हो गया 2 गुना हो गया। At a certain temperature, lambda m of a body becomes double. Okay? How much times its temperature increases or decreases? ये पहला सवाल है दोस्तों, तो बना सकते हैं, कोई खास बात थोड़ी ना है इसमें। अगर आप देखो ध्यान से तो ये आपको पता है कि लैम्डा m1 into t, पहले तो t के था ना, t इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरे वर्ग में क्या हो गया कि लैम्डा ये भी हो जाएगा, और लैम्डा m2 वो कितना है 2 लैम्डा m1 into t 1 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू b। इसका अगर रेशियो निकालेंगे दोस्तों तो क्या कट जाएगा तो t कितना आ गया, लैम्डा से कट गया, तो t1 उधर लेके जाइए, दैट इज t/2, यानी कि टेंपरेचर आधा हो गया। और होना भी तो चाहिए ना, तो एक बड़ा तो दूसरा उतने में घट जाएगा। आपको रिलेशन समझ में आएगा, लैम्डा m into t इज इक्वल टू कांस्टेंट, उससे हम कहेंगे t1 इज इक्वल टू t/2, यानी कि टेंपरेचर कितना हो गया आधा। अब सवाल दोस्तों ये पूछा गया कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पे क्या इफेक्ट पड़ा। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर यानी कि जो ये एमिट कर रहा है, सॉरी इसके एमिसिव पावर पे, जो ये एमिट कर रहा है इसके एमिसिव पावर पे क्या इफेक्ट पड़ा। एमिसिव पावर नेट की बात नहीं कर रहे हैं, एमिसिव पावर, what will be its effect on its एमिसिव पावर। इसके एमिसिव पावर पे दोस्तों क्या फर्क पड़ा, तो दोस्तों इसके एमिसिव पावर क्या फर्क पड़ा, हमको पता है कि एमिसिव पावर क्या होता है, मतलब dq/dt, आपको पता है ना dq/dt पढ़े होंगे स्टीफन्स लॉ से, बोल्ट्जमैन लॉ से, दैट इज सिग्मा a e t टू द पावर 4। नेट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एमिट कितना कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो कितना टाइम घट गया, अब देखिए तो dq/dt, तो पहले केस में कितना हो रहा था, अब कितना हो गया t/2 4। ओके, सो देखिए दोस्तों ये हो गया t/2, यानी कि ये पहले केस में हो रहा था और दूसरे केस में जब वेवलेंथ दुगना हो गया तो टेंपरेचर t/2 हो गया। तो इसका रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकालने में क्या आएगा, ये सब कट जाएगा और ये होगा 2 दूना 4 और 16, ये चला जाएगा 16 ऊपर, यानी कि dq/dt पहले वाले में इज इक्वल टू 16 टाइम dq/dt 2, यानी कि dq/dt 2 जो है इसका 16 मतलब 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। मतलब ऐसा देखो
बाई डी टी, दूसरे वाले का 1/16 हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी 1। ओके, सो इस तरह के सवाल आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, तो कोई खास बात इसमें नहीं है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम ओके दोस्तों, एक ना इसमें रेडिएशन में हम लोग कुछ इंटेंसिटी की बात करते हैं, कई दफा इंटेंसिटी का सवाल आता है इससे। तो दोस्तों उसमें क्या है, मैं बताता हूं आपको जरा समझे कि समझिए, थोड़ा सा नया टॉपिक है, आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है, तो सीख ले इसको। जैसे लाइट सोर्स की बात करें तो कई तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, दूसरा होता है लाइन सोर्स, फिर होता है कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स। ओके दोस्तों, ये जो पॉइंट सोर्स है, इस पे एक सवाल है आपको एससीबी में, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, ये अपना लाइट कैसे बिखेरेगा चारों तरफ, तो दोस्तों स्फेरिकली चारों तरफ आएगा, स्फेरिकली ऐसा। स्फेरिकली, ओके, सो लाइट कैसे चलेगा दोस्तों, मान लीजिए ये है रेडियस r1 और ये है रेडियस r2, ओके, और इसका पावर था इस लाइट सोर्स का P, पावर क्या था P, ओके। तो हम आपसे ये पूछें इस जगह पे 1 पे और 2 पे, ठीक है, पूछे कि कितना इंटेंसिटी आया, ओके। दोस्तों इसमें एक चीज समझे, अगर इस लाइट का पावर P यहां पे है, तो अगर ये फैलेगा तो पूरे स्फेरिकल सारे जगह की एनर्जी को जोड़ लेंगे तो भी पावर P ही निकलेगा। तो यहां पे भी अगर पूरा जोड़ लिया जाए, सारे पावर जो फैल के गया है यहां से यहां तक, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो भी पावर P के बराबर ही रहेगा, यहां पे चारों P के बराबर ही होगा, ठीक है। लेकिन जब यहां पे आएंगे तो हमको महसूस, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के पास जगह देखेंगे तो बहुत ये है, रह नहीं पाएंगे वहां पे, लेकिन हम अर्थ पे तो झेल तो पा रहे हैं कम से कम, क्यों, क्योंकि हमको तो इस पूरे पावर का, क्योंकि सन तो अपना पूरा एनर्जी पूरे यूनिवर्स में बिखेर रहा है, ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ खड़े हैं ना, तो दूरी की वजह से हमको सन का क्या पूरा मिल रहा है एनर्जी, किसी कितना पार्ट मिल रहा है, उससे कितना पार्ट मिल रहा है, हम तो यही खड़े हैं ना, इसलिए दोस्तों हम लोग सह पाते हैं, ओके। टॉर्च लाइट पास में देखिए तो बहुत आपको दिखेगा लाइट, बट जैसे दूर जाइएगा वो लाइट डिम होता जाएगा, ओके। तो उस केस को हम थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। देयर इज अ न्यू टर्म इंटेंसिटी, आपके लिए सर नया टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है दोस्तों, जस्ट एमसी पावर की तरह इसको डिफाइन करते हैं, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और एनर्जी अपन को बोलते हैं पावर, किसको बोलते हैं पावर अपॉन एरिया, ओके। और इसका यूनिट क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो दोस्तों देखें, अगर इसकी बात करें, अगर इसकी हम बात करें तो इसका इंटेंसिटी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे रेडियस कितना है r1, यहाँ पे इंटेंसिटी होगा इसका दोस्तों p अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर,
एरिया सरफेस के स्फीयर है ना 4 पाई आर स्क्वायर और I1। और अगर यहां की बात करते हैं, यहां दी है I1 और यहां की बात करें तो I2। I2 कितना हो जाएगा दोस्तों? दैट इज P अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहां पे अगर इसका रेशियो लेंगे तो I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, दैट इज इनवर्स रिलेशन। ओके, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता चलेगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा? घटता चलेगा। इसीलिए सूर्य का जो इंटेंसिटी है हम झेल पा रहे हैं क्योंकि हम दूर खड़े हैं। जैसे जैसे दूर जाएगा हमसे और वाले दूर चले जाएंगे प्लूटो के पास, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी और बहुत कम पहुंचेगा, इसलिए वो प्लैनेट्स ठंडे होते हैं। ओके, ये कंडीशन है। यहां पे जो इंटेंसिटी पहुंचा दैट इज 1 पे P अपॉन 2 पाई आर और I2 पे इतना, ये ऐसा रिलेशन में आया है, ठीक है ना। ये हुआ किसका? पॉइंट सोर्स का, पॉइंट सोर्स का। ओके, दूसरा है दोस्तों लाइन सोर्स। तो आप पॉज करके लिख सकते हैं इसको। अब देखिए लाइन सोर्स, ये है दोस्तों लाइन सोर्स। ये इसका लाइट कैसे निकलेगा? इसका लाइट कैसे निकलेगा दोस्तों? इसका लाइट निकलेगा सिलिंड्रिकली, ऐसा जैसे कॉम होता है ना, गोल वाला कॉम, जिससे बाल काटते हैं, गोल वाला कॉम, वैसे सिलिंड्रिकली चारों डायरेक्शंस में निकलेंगे, ठीक है, ऐसा। ऐसा ये लाइट ऐसे निकलेगी। लाइट दोस्तों ऐसा निकलेगा, ठीक है। यहां पर मान लीजिए रेडियस है R1 और यहां है रेडियस R2, ठीक है। तो सेम अगर मुझे पूछा जाए कि बताइए इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा? R1 पे दैट इज I1, यहां इंटेंसिटी कितना होगा? दैट इज R2 और वहां पर I2। तो I1 क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई R1 L, मान लीजिए इसका लेंथ L है, सभी का लेंथ L ही होगा, 2 पाई R1 L। और I2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई R2 L, ठीक है। तो आप I1 और I2 करिए, तो कुछ नहीं R2 अपॉन R, ठीक है। तो कुछ नहीं, साइड डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1। और पिछले वाले में पॉइंट सोर्स में क्या होगा? I is equal to 1 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे 1 देख सकते हैं, ठीक है। ये होगा लाइन सोर्स का। आपसे पूछे किसका जल्दी जल्दी घटेगा? पॉइंट सोर्स में, लाइन सोर्स में? पॉइंट सोर्स में, वो स्क्वायर टर्म्स में चलता है, ठीक है। ओके, अब आता है कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स, प्लेन सोर्स बोलते हैं इसको। इसको आप लिख सकते हैं। ओके, प्लेन सोर्स और कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स, यही बात है, कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सोर्स, कोई भी सोर्स दूर में, तो पॉइंट नजर आएगा, बहुत दूर है एकदम, मतलब R1 पे, ठीक है, बहुत दूर है R1। यहां पे इंटेंसिटी है I1 और ये
ये पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए पॉइंट सोर्स है बहुत, जो कि बहुत दूर है, ठीक है, वो है, तो ऐसा है, ठीक। और यहां पे जस्ट इसके पास में एक दूसरा पॉइंट है, वहां पे है I2, बहुत पास, ऐसा समझे I2। मैं आपसे ये बोलूं R2 माइनस R1 जो ये गैप है वो बहुत बहुत छोटा है R1 से, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो अगर ये बहुत छोटा होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां जितना इंटेंसिटी होगा उतना ही इंटेंसिटी यहां पे होगा? बोलिए, कोई खास बात नहीं है। तो मतलब ऐसे केसेस के लिए हम मान सकते हैं एकदम जैसे समझ सूर्य है, सन है और ये अर्थ है, तो बहुत दूरी है ना, तो मान लीजिए कि सन से जो लाइट आ रहा है यहां पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, क्या हम सेम मान सकते हैं? क्योंकि सूर्य तो बहुत दूर है, उसके लिए अगर यहां से यहां तक लेंगे तो 6 लाख होगा, तो यहां से यहां तक 6 लाख पॉइंट 0.000 कुछ होगा, तो बहुत पास हो गया ना दोस्तों। तो यहाँ पे और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या बहुत सेम मान सकते हैं? बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि I1 जो होगा वो बराबर I2, इसलिए इसको कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे I जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। कैसे भी एक एग्जांपल में क्वेश्चन होगा कि सोलर कांस्टेंट पे सवाल है, तो देखिए आपके अर्थ पे हीट कितना रिसीव हो रहा है, मतलब अर्थ के रेडिएशन की वजह से, सन के रेडिएशन की वजह से अर्थ कितना हीट एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो वो देखेंगे। देखिए तो दोस्तों सन तो बहुत दूर है, सन जो है वो तो बहुत दूर है, वहां से आ रहा है रेडिएशन। तो रेडिएशन के केस में हम हमेशा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ही पढ़ते हैं, इसलिए एनर्जी पावर का आप देखोगे डेफिनेशन क्या होता है, और यहाँ इंटेंसिटी का वही है। सो रेडिएशन के केस में जनरली हम लोग इंटेंसिटीज की बात करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि सन है, यहाँ पे ये है सन और ये है अर्थ, ठीक है, ये है अपना अर्थ, ठीक है। और इसके यहां से यहां तक की दूरी जो मान लीजिए d, जिसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, मान लीजिए वहां d, ठीक है। और सन का जो सपोज करिए कि यहां पे इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो सन का इंटेंसिटी क्या होगा? सन का इंटेंसिटी क्या होगा? इसका पावर मान लो p है, इसका पावर जो यानी कि dq/dt जो है वो है p, तो p अपॉन एरिया, p अपॉन ये वाला एरिया, क्योंकि इसका जो सर्कल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला। इंटेंसिटी निकालने के लिए पावर फैल रहा है, फैल के कहां तक गया? तो अर्थ तक। उसको पहले इंटेंसिटी तो निकाले, वहां पे इंटेंसिटी कितना है, तो इंटेंसिटी पावर, इसका पावर अपॉन 4πd²। पहले दोस्तों ये करेंगे। अब ये पावर निकालने के लिए हमें पता है कि इसका सरफेस टेंपरेचर दिया होगा, सन का तो आप निकाल सकते हो, तो सरफेस टेंपरेचर जो भी दिया हो उसका निकाल सकते हैं, सिग्मा ई तो सन को ब्लैक बॉडी मान लेते हैं, ई हो जाएगा उसका 1, और उसका रेडियस जो भी होगा रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ सन, तो रेडियस ऑफ सन सिग्मा ई 4πrs², ओके। और जो एमिट कर रहा है वो ts का पावर 4, ठीक है। दोस्तों ये निकाल रहे हैं, ये किससे निकाले? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। ई का वैल्यू 1 होता है, तो इसके लिए रख दीजिए वो वैल्यू, तो सिग्मा 4πrs² ts4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा? I
लिखा हूं P that is sigma 4 pi RS square into TS। अच्छा ये TS क्या है? तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन, सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन वो दिया रहेगा तो उससे कितना एमिट कर रहा है, क्योंकि देखिए सन से जो अर्थ तक एनर्जी पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, कंडक्शन से पहुंच रहा है क्या? नहीं, उसके बीच में कोई वैक्यूम है तो आ ही नहीं सकता कन्वेक्शन से भी, तो कंडक्शन कन्वेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो कैसे पहुंचेगा? रेडिएशन से। तो रेडिएशन में जो हीट वो एमिट करेगा अपने टेम्परेचर की वजह से, वो कैसे निकालते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के थ्रू। सिग्मा E की टू द पावर 4 वही है यहाँ पे सिग्मा E A मतलब आउटर सरफेस, ओके, एक्सपोज्ड सरफेस। तो एक्सपोज्ड सरफेस इसके लिए ये हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर, वो स्फेरिकल होता है सर, और उसका सरफेस टेम्परेचर TS है वो दिया हुआ है, तो TS टू द पावर 4 हो गया, ठीक है? ये हो गया। और 4 pi r स्क्वायर E होता है उसको मान लो उसको ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 pi d स्क्वायर, ओके। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट, ओके। खैर यहां देखिए, ओके, सो अच्छा तो मैं आपको डी कैसे, डी निकाल सकते हो, डी कोई खास बात नहीं है। अब तो सब ये लाइट यहां से अर्थ तक कितनी देर पहुंचता है, तो लोग बोलते हैं 8 मिनट या 8 पॉइंट समथिंग, आप 8 मिनट लेके चलो, तो इसका स्पीड कितना होगा लाइट का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 8 मिनट इंटू 60 सेकेंड में पढ़ोगे ना इसको, ये इतना है ये इसका डिस्टेंस, ठीक है? ये मीटर में आएगा, चाहे तो किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करके बना सकते हैं, ये आप वहां रख सकते हैं। अब सवाल है कि अर्थ पे कितना पहुंचा, तो ये तो इंटेंसिटी पहुंचा यहां तक, अर्थ कितना रिसीव किया, ठीक है दोस्तों? तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अर्थ अगर जो रिसीव करेगा, मान लीजिए यहां से ये रेडियस होगा, ठीक है? तो अब जो लाइट आया, ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली रिस्पांसिबल कौन होगा? इसके लिए हमको कैसे निकालना है? तो इसके लिए हम एरिया कौन सा लेंगे? अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि ये कितना रिसीव कर रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम तो कितना हो जाएगा? तो I दैट इज I इनटू एरिया जो रिसीव कर रहा है, उस एरिया में कौन सा लिखेंगे? अर्थ का पूरा लिखेंगे या अर्थ का आधा लिखेंगे? आधे पार्ट तक पहुंचता नहीं, आधा दिन है तो आधा रात, आधे तक पहुंचे तो किसका एरिया लेंगे? ये पूरा एरिया लेंगे या सिर्फ प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे? दोस्तों प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर देखो, अगर यहां पे देखो इसका प्रोजेक्शन क्या है? ये वाला, मतलब अगर देखा जाए तो प्रोजेक्शन तो ये वाला है। ये देखिए लाइट यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है? और अगर इसी में अगर ये कोनिकल शेप का होता और रेडियस वही होता उसका, तो भी क्या लाइट इतना ही पहुंचता हो? बिल्कुल। तो दोस्तों इसके लिए हम कौन सा एरिया लेंगे? प्रोजेक्टेड वाला। कौन सा लेंगे? प्रोजेक्टेड वाला। तो प्रोजेक्टेड ये क्या प्रोजेक्ट करेगा? एक सर्कल। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? एक सर्कल, ओके। तो अर्थ के लिए एरिया लेंगे वो क्या लेंगे? सर्कल। तो ये हो गया I इंटू सर्कल का एरिया क्या होगा अर्थ का? पाई RE स्क्वायर, ओके। तो दोस्तों क्या हो गया ये? सो एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ per unit time
इज इक्वल टू आई की रखेंगे सिग्मा आर एस स्क्वायर टी एस टू द पावर 4 अपॉन डी स्क्वायर इंटू पाई आर ई स्क्वायर। दोस्तों अंत तक तो ये पहुंचता है। अब इसके वैल्यूज आपको दिए होंगे तो आप रखिए उसको निकालिए। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देखोगे कहीं बुक में आपको ये मिल जाएगा रेडियस ये सर्कल मिल जाएगा टीएस सरफेस टेंपरेचर 6000 के आसपास होता है। जब वैल्यूज आप रखोगे ना तो ये जो वैल्यू आएगा है इसका जो वैल्यू आएगा वो लिख दे रहे हैं। इसका जो वैल्यू आएगा यानी कि P ऑफ अर्थ रिसीविंग यानी पावर जो रिसीव कर रहा है रिसीविंग फ्रॉम सन इज इक्वल टू वो कुछ आएगा हमको 8.2 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर मिनट ये होता है दोस्तों। तो अर्थ जो है ना 8.2 जूल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थ का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 8.2 जूल रिसीव करता है हर मिनट में। ये आएगा दोस्तों, आप कर देना, बाकी तो कर सकते हो कैलकुलेशन। ओके, इसी पे एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसी पे क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखो ये वो आपका रेडिएशन देखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये सब खत्म हुआ यहां तक। ठीक है, अब हम लोग कुछ अच्छा अच्छा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, एक बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए एक आपका एचसीवी का एग्जाम पेज नंबर 95 एचसीवी पेज 95, ठीक है। एग्जांपल नंबर 18 सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है। उसका आप देखिए, वो बोल रहा है कि सन है और यहां पर अर्थ है। उसी तरीके से बनेगा सवाल दोस्तों, ये अर्थ मान लिया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। और ये सन, ये सन, ओके, ये अर्थ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा है। अर्थ रिसीव्स सोलर रेडिएशन एट अ रेट ऑफ 8.2 जूल सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, मैंने वहां लिखा था, ठीक है ना। तो अर्थ जो ये रिसीव कर रहा है, मतलब पावर ऑफ अर्थ रिसीविंग, जो रिसीव कर रहा है, पावर मतलब हीट पर सेकंड, ठीक है, वो पर मिनट में था, ठीक है। तो पर मिनट में यहां भी दिया हुआ है, तो पर मिनट में देख लीजिए। सो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो है 1.2 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मिनट, ओके। और यहां पे ये 53 एंगस्ट्रॉम पे ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखें। और after the given is the earth receives solar radiation at a rate of 8.2 joule per centimeter square per minute, assuming that the sun radiates like a black body. I have told you that sun is considered to be a black body. Calculate the surface temperature of the sun. अब actually इसमें क्या है कि surface temperature of sun हमको निकालना है, ये TS मुझे निकालना है, ओके। तो कोई खास बात नहीं दोस्तों, TS the angle subtended by the sun on the earth is 0.53 degree and the stiffness constant, तो आपको सब कुछ पता है, ओके। तो जो ये अर्थ रिसीव कर रहा है वो है, हम लोग वहां भी कर चुके हैं, दैट इज इट्स इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और इंटेंसिटी क्या था दोस्तों, वो था
सिग्मा, वो था सिग्मा, चलो कर लेते हैं 4 पाई आर एस स्क्वायर दैट इज सन का रेडियस, ई तो हो जाएगा 1 क्योंकि ब्लैक बॉडी है, इनटू टी एस का पावर 4, ये तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अपॉन 4 पाई, और ये दिया हुआ है आपको आर, ये इसका रेडियस जो दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है वो है आर। तो दोस्तों ये आर है, आपको इसमें ये आर है दोस्तों, तो ये डिस्टेंस, ये आर और ये आर, मतलब इसकी दूरी हम ये आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, ये यहां से यहां की दूरी, ठीक है। ये करने की तो इंटेंसिटी हो गया P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। इनटू इसका जो प्रोजेक्शन है दैट इज पाई इनटू आर स्क्वायर। देखो दोस्तों यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, और ये अर्थ कितना रिसीव कर रहा है 8.2 जूल। तो हम लोग इसका खासा ध्यान रखेंगे यूनिट्स का, सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलने यूनिट स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 पड़ेगी, और पर मिनट जो है इसको 60 पहले की वाट में हो जाएगा, ठीक है। और ये सिग्मा हो जाएगा इसकी कांस्टेंट दैट इज 5.67 into 10 to the power minus 8 into, अब देखिए दोस्तों यहाँ रेडियस, आप रेडियस को क्या करें मैं आपको बताऊं, आर इसको dx लिख ले क्योंकि इसका एक हिंट दिया हुआ है, तो इसको लिख ले d, ठीक है, इसका डायमीटर आप करें d, ये ds कर लीजिए, ठीक है, ds। तो ये रेडियस को ds by 2 लिख सकते हैं, तो ds स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे तो 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो कर दिए यहाँ पे, तो ts का पावर 4 into पाई आर ई स्क्वायर, ओके। अब दोस्तों देखो यहाँ छोटा गया तो आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर यहाँ लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों एक काम कर सकते हैं कि आर एस स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिए, ये ओके। ये 4 कहां से है, यहां से, जिस आर एस को डी से 2 लिख देते हैं, ये हो गया कंडीशन। और दोस्तों आपको आधी क्या ये ds by r दिया हुआ है क्या, और सर हां दिया हुआ है, देखिए यहां पे एनी पोजीशन आपको ये दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये है क्या, इसमें देखिए ये पैरेलैक्स थ्योरम से, जो पैरेलैक्स अप्रोक्सीमेशन से उससे हम लिख सकते हैं कि ये ds बराबर r into थीटा, तो ds by r कितना हो जाएगा, दैट इज 0.53 डिग्री, सॉरी डिग्री, तो 0.53 डिग्री है, इसको बनाना पड़ेगा रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180, ओके। ओके ओके दोस्तों, अगर क्वेश्चंस में अगर देखें तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो इंटेंसिटी दिया हुआ है, अगर आप यहां ध्यान देखो आई, ये दिया हुआ है आई, मतलब जो आई क्या है, तो जो एमिट कर रहा है सन और अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे अर्थ कोई इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, सीधा आई करना है मुझे, दैट इज सिग्मा into 4 by rs square into ts का पावर 4 अपॉन 4 by r स्क्वायर। दोस्तों मुझे काम कितना है, आई ही दिया हुआ है इसमें, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि आप इसका यूनिट देंगे जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट है, ठीक है। अब अर्थ का जो उस समय पी लिखे थे, तो अर्थ का पी अगर वॉट में निकालना है तो मुझे उसके क्या कर देते हैं, ये कंडीशन है, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे,
मुझे इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बस को कैलकुलेशन करना है और ds अपना r का वैल्यू कहां से लिख देंगे, वहां से, ये, ठीक है। तो इसको सारा कुछ लिख देंगे, कैलकुलेशन जब करेंगे 8.2 into 10 to the power 4 upon 60 is equal to 5.67 into 10 to the power minus 8 upon 4 into d upon r का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.53 into pi upon 180 का होल स्क्वायर और into ts to the power 4, ठीक है। अब दोस्तों सब कुछ दिया हुआ है, हम उससे ts निकालना है, तो ts जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा लगभग 5800 केल्विन के आसपास। आप कर लीजिए कैलकुलेशन है, ओके। अब दोस्तों वहां देखिए, जब हम लोग आप इसको लिख सकते हैं, यहां देखिए दोस्तों, उस समय जब P लिखे थे तो P 8.2 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट लिखे थे ना पहले, उसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर ये पर मीटर है, तो इसके लिए हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थ के प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, P वो हो जाएगा 8.2 इनटू, सबसे पहले इसको ऐसे बदल देते हैं, 8.2 इनटू 10 to the power 4 डिवाइड बाय 60 इनटू पाई, रेडियस और कितना आता है 6400, 1 2 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8.2 into 10 to the power 4, okay, into pi into 64 square divided by 60. Okay, so it comes to 1.758 into 10 to the power 17 जूल पर सेकेंड। दोस्तों इतना जूल पर सेकेंड अर्थ रिसीव करता है। अगर हम पावर की बात करें कि सन से कितना पावर वो रिसीव कर रहा है, तो 1.758 10 to the power 7 वाट, मतलब जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड उतना जो रिसीव करता है, ठीक है। तो देखते हैं 8.2 into 10 to the power 4 divided by 60 into pi into 64, यस दिस वन, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, टेंपरेचर निकाल सकते हैं, सरफेस का बेसिकली एक तरीका है और सरफेस का सन के सरफेस का टेंपरेचर निकालने का, ये प्रोसेस, इससे पता चला 5800, ठीक है। तो एक तो सवाल दोस्तों ये हो गया, चलिए एक और एग्जांपल है दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा है मान लीजिए, ठीक है। और दोस्तों मुझे नहीं, अच्छा ऐसे रखेंगे तो कूल हो जाएगा धीरे धीरे, तो एक्चुअली मुझे ना इसको हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है 100 वाट, ताकि इतने टेम्परेचर पे रहे, ठीक है। तो 100 वाट जब हम हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी अपने टेम्परेचर्स को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों और इसका जो कूलिंग रेट है ये दिया हुआ है, इसमें इसका जो कूलिंग रेट दिया हुआ है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोलता है सवाल आपको कि फाइंड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है, m into s, याद होगा आपको m into s, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, अब बोला जाए कि आप हीट कैपेसिटी निकालिए। दोस्तों ये सवाल पूछा जा चुका है और अच्छा सवाल है, देखिए कैसे निकालिए। सबसे पहले ये कितना दे रहा है, 100 वाट, तो निकल भी कितना रहा होगा, 100 वाट, जब तो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो एमएससी पावर निकल रहा है 100, ओके, 100 इज इक्वल टू, यानी कि दिस इज जूल पर सेकेंड, सिग्मा ए ई, ओके, और t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 4, इतना देना पड़ रहा है, तब जाके उसमें मेंटेन हो रहा है दोस्तों, ओके।
तो इससे दोस्तों आपको क्या निकल जाएगा, ये वाला यानी कि t to the power 4 minus ts to the square, मतलब ऐसा लिखते हैं सिग्मा a e निकल गया आपको 100 डिवाइडेड बाय t to the power 4 minus t square, t to the power 4। ओके, अब दोस्तों क्या दिया हुआ है, कूलिंग रेट, मतलब dt अपॉन dt दैट इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा a e t to the power 4 minus ts to the power 4 अपॉन m into s। याद होगा आपको ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे तो dt अपॉन dt की जगह सिग्मा a की जगह क्या रखेंगे, ये 100, ये माइनस 100 अपॉन t to the power 4 माइनस ts to the power 4 और यहाँ आ गया इनटू t to the power 4 माइनस ts to the power 4, ठीक है, अपॉन ms। तो दोस्तों ये देखिए कट जाएगी और dt कितना दिया हुआ है 2, कूलिंग रेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस में देखिए तो माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनट है तो सेल्सियस सेकंड बदल लो 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन ms। तो दोस्तों ms क्या है, यही है हीट कैपेसिटी आपका, तो 100 into 60 बटा 2, जो कि 2 से 30 बार में और ये हो गया 3000। सो इट इज m into s equal 3000 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के सवाल भी दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका रेडिएशन फिनिश हुआ। इसके रिगार्डिंग आप जो भी इसके वाला क्वेश्चंस है देख लें, आप इसे सारे एग्जांपल कर सकते हो। हम लोग 37 तक पढ़िए थे, 38 बोले तक रुक जाइए, काइनेटिक थ्योरी और गैसेस के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आप फ्रेंड्स आपको 39 से लेकर क्वेश्चन 55 तक आप सॉल्व कर सकते हैं और करके लाइएगा, ठीक है। और जो भी आपका प्रॉब्लम होगा इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे, इसका प्रॉब्लम वीडियो बनाएंगे।